स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात करी थी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से क्या बन जाते हैं अपने पास में ऊर्जा के रूप में एटीपी और NADPH2 का निर्माण हो गया था। ये हुआ था आपने किससे? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से, जिसमें चक्रीय और अचक्रीय दो अपन ने पढ़ी थी। उसमें हो रहा था एक जिसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड की अपन ने बात करी थी। तो मैंने ये बोला था कि उस टाइम जो काम हुआ था उसको बोला था प्रकाशिक अभिक्रिया, और उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद में कौन सी संपन्न होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अगर आपको याद हो, सबसे पहले अपन ने बात करी थी पादप के अंदर जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है थायलेकोइड्स, उन थायलेकोइड्स के अंदर PS फर्स्ट और सेकंड संपन्न हुआ था। बाहर वाली पर PS फर्स्ट और अंदर वाली सतह पर PS सेकंड। इनसे अपने पास में क्या आ गया था ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH2, यानी ये काम हुआ है प्रकाशिक अभिक्रिया में। तो वहां पर अपने को याद रखना था प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? ग्रेना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जो लाइट की उपस्थिति में होगी। लाइट होगी तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया कहां हुई? ग्रेना भाग में हुई, जिससे अपने पास ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH2 आ गए हैं। किस रिएक्शन से? PS फर्स्ट और PS सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड से। ये काम हो गया था ग्रेना के अंदर, ये ग्रेना था, उसमें काम हो गया। अब जो बचा हुआ भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, जिसमें प्रकाश है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है उससे क्या बनता है? C6H12 व O6 ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। तो अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? अप्रकाशिक अभिक्रिया की, जो कहां संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, जिससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब आपको याद ये रखना है कि अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में अलग-अलग रिएक्शन पढ़ोगे आप, अलग-अलग पादपों की अलग-अलग होती है। उसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे केल्विन-बेंसन साइकिल, या दूसरा नाम C3 चक्र, दूसरी पढ़ोगे आप हेक्स-स्लेक चक्र या C4 चक्र, तीसरी पढ़ोगे आप केम साइकिल या डार्क CO2 फिक्सेशन, इसी का एक नाम है एसिडिफिकेशन। केल्विन-बेंसन साइकिल जो है, ये इसको केल्विन-बेंसन क्यों बोला गया? क्योंकि एक वैज्ञानिक था केल्विन और बेंसन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, इसलिए नाम रख दिया केल्विन-बेंसन साइकिल। और इसका दूसरा नाम C3 क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का बनता है। तो पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का बनने के कारण इसको बोल दिया C3 चक्र। दूसरी जो हेक्स-स्लेक है और स्लेक वैज्ञानिकों ने खोजी, और इसको C4 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पहला बनने वाला उत्पाद कितने कार्बन होगा? 4 कार्बन का होगा। और लास्ट में पढ़ोगे आप केम साइकिल। केम का मतलब है C का मतलब क्रेसुलियन, A का मतलब एसिड, M का मतलब मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। डार्क CO2 फिक्सेशन, डार्क मतलब अंधेरे में ये काम होगा, CO2 ऐड होगी, स्थिरीकरण होगा CO2 का, इसलिए डार्क CO2 फिक्सेशन, एसिडिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। ये अपन पढ़ेंगे बाद में। अपन सबसे पहले बात किस चीज की कर रहे हैं? केल्विन साइकिल या C3 साइकिल की बात करें। यहाँ पर जो लिखा है आपको साथ साथ में नोट करना, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद में मैं बात करूंगा C3 चक्र की, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस चीज को। अब देखो यहाँ पर कुछ बात है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात है केल्विन साइकिल या C3 चक्र की, इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती, इसलिए क्या बोल दिया? डार्क रिएक्शन। फिर दूसरा नाम इसका केल्विन साइकिल, क्योंकि इसको केल्विन वैज्ञानिक ने खोजा था। तीसरा नाम ब्लैकमैन रिएक्शन, अंधेरे में होती, इसलिए ब्लैकमैन रिएक्शन बोल दिया। C3 साइकिल पहला बनने वाला उत्पाद 3 कार्बन होता है, इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। और CO2 फिक्सेशन, CO2 ऐड होगी इसके अंदर, जुड़ेगी CO2, तो CO2 फिक्स हो रही है इसके अंदर, इसलिए क्या बोलता है इसको? CO2 फिक्सेशन का मतलब होता है हिंदी में स्थिरीकरण। तो इसके कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए। पहला नाम डार्क रिएक्शन, दूसरा केल्विन साइकिल, तीसरा ब्लैकमैन रिएक्शन, चौथा C3 साइकिल और पांचवा CO2 फिक्सेशन। समझ गए बात को? अब बात आती है कि केल्विन साइकिल जो है, C3 साइकिल है, वो कहां होगी? तो सबसे पहली बात याद रखने वाली है, हरित लवक के कौन से भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ये आपने बोला है अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होगी? स्ट्रोमा में। और अप्रकाशिक में क्या होगा? सबसे पहला साइकिल हो रहा है, तो कहां होती है? लवक के स्ट्रोमा भाग में। और जो C3 साइकिल है उसमें सबसे पहला जो उत्पाद बनता है 3 कार्बन का, उसको बोला जाता है PGA, पूरा नाम फॉस्फोगिल्सरिक एसिड।
तो C3 चक्कर में बनने वाला प्रथम उत्साही उत्पाद का नाम क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद इस चक्कर का अध्ययन केल्विन ने किस चीज पर किया था? तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने हरे सवाल थे 2, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरेला और सिनेडेस्मस। क्लोरेला और सिनेडेस्मस 2 हरे सवाल है जिन पर केल्विन वैज्ञानिक ने अध्ययन करके C3 चक्कर को समझाया था। अब आपने ऊपर बोला है डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ब्रैगमैन रिएक्शन, C3 साइकिल या CO2 फिक्सेशन जो है CO2 ऐड हो रही है। अब CO2 अपने आप तो ऐड होगी नहीं, ऐड होगी कोई पकड़ने वाला चाहिए। तो सबसे पहले CO2 का जो ग्राही होगा, CO2 को जो पकड़ेगा उसका नाम आपको याद रखना है। C3 चक्कर में कौन होता है? वो RUBP होता है। वो RUBP का नाम रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये पूरा नाम आपको याद रखना। तो क्वेश्चन है C3 साइकिल में CO2 ग्राही के रूप में कौन काम करता है? RUBP, जिसका पूरा नाम क्या है? रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं मेन एंजाइम। अब देखो ये अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। ये तो आपने बोल दिया कि जो ये वो है कि सबसे पहले किसको पकड़ेगा? CO2 को पकड़ेगा। अपने आप तो पकड़ेगा नहीं, कुछ न कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। अपन जब खाना बनाते हैं रोटी को सेकते हैं तो छीनता चाहिए पकड़ने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर ये आपने बोल दिया पकड़ने वाला है, लेकिन एक एंजाइम की सदस्य काम होगा, उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना क्या है? रूबिस्को। और रूबिस्को कहाँ होता है? स्टोमा में। तो ये कहाँ हो रही है? स्टोमा में हो रही है। ये कहाँ होगा? स्टोमा में। ये है रूबिस्को एंजाइम, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। इसको भी याद रखना है। सबसे पहला वीडियो देखना, वहां पर लिखा था मैंने अप्रकाशिक अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम पता है? रूबिस्को एंजाइम, प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में एंजाइम रूबिस्को। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट्स है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि इन पर डिपेंड है सारी रिएक्शन। एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो C3 साइकिल है उसको कितनी बार चलाना पड़ेगा? 6 बार। क्यों चलाना पड़ेगा? देखना लगे। एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। बात को समझना। एक CO2 है, उसको जोड़ने के लिए CO2 को सबसे पहले पकड़ेगा कौन? RUBP पकड़ेगा। एक CO2 को जोड़ने के लिए आपको ऊर्जा के रूप में 3 तो ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए आपको। अब आपने बोला 6 बार चलानी पड़ेगी, तो एक बार चलाई तब 3 ATP और 2 NADPH2 काम आए। 6 बार चलाओगे तो फिर कितने काम आएंगे? इसको 6 से गुणा करो, 6 3 18 ATP हो गए और इसको 6 से गुणा करो 12 NADPH2 हो गए। तो एक CO2 को जोड़ने के लिए ये चाहिए, तो 6 CO2 को जोड़ने के लिए इन ऊपर वालों को 6 से गुणा कर दो, तो 18 ATP और 12 NADPH2 को चाहिए। तो अपन अगर बात करें, अपन ने बोला है C6H12O6 ग्लूकोज का ग्लूकोज के कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो एक कार्बन को जोड़ने के लिए आपको 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए, तो 6 कार्बन को जोड़ने के लिए 6 बार चलाया आपने, तो आपको चाहिए 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए आपको। तो यानी टोटल एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए? तो देखो आप कुछ बातें याद रखनी है। वो बातें क्या है? एक NADPH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। यानी अगर एक NADPH2 है उसका मान 3 ATP के बराबर होता है। आगे पढ़ोगे आप एक और FADH2, एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। समझ गए बात को? अब देखो 18 ATP तो है, 12 NADPH2 है, एक NADPH2 कितने के बराबर है? 3 के, तो 12 गुणा 3 देखो, एक NADPH2 3 ATP के बराबर होता है, तो 12 गुणा 3 36 ATP हो गए यहाँ पर। तो टोटल अगर ATP पूछे किसी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में कुल ऊर्जा कितने काम आएगी? 36 प्लस 18 बराबर 54 ATP अपने को चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ऊर्जा की मैं बात करूं C3 साइकिल के अंदर कि कितनी ऊर्जा आपको चाहिए। अब जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूं, 1 मिनट देखना। अपन बात करें किसकी? C3 साइकिल। इसमें याद क्या रखना आपको? C3 साइकिल के जो नाम है वो आपको याद रखना है। नाम डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ब्रैगमैन रिएक्शन, C3 साइकिल और CO2 फिक्सेशन। डार्क मतलब अंधेरे में हो रही है, केल्विन ने खोजा, केल्विन साइकिल बोल दिया, ब्रैगमैन रिएक्शन ये भी ब्रैगमैन वैज्ञानिक के कारण इसका नाम। C3 साइकिल 3 कार्बन का पहला स्तर बनता है इसलिए, और CO2 जुड़ा है इसलिए CO2 फिक्सेशन। अब आपको याद रखना है सबसे पहले C3 साइकिल कहां होगा? C3 साइकिल क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? स्टोमा में। तो हरिद्रव्य की स्टोमा भाग में C3 साइकिल संपन्न होगा। उसके बाद में बनने वाला पहला स्तर C3 साइकिल में क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी
बोल दिया आपने। फिर जो केल्विन वैज्ञानिक था इसने इसको कहां खोजा था? दो सवाल के नाम आपको याद रखने, पहला क्या है क्लोरेला और दूसरा क्या है सिनेडेस्मस। इन दो हर एक सवालों में इसका अध्ययन किया था। फिर सबसे पहले CO2 को पकड़ने वाला शीतल चक्र में कौन होता है? बाद में जो CO2 आती है उसको सबसे पहले पकड़ने वाला है, उसको बोलते हैं RUBP, रूबिलोज 1,5-B6 फॉस्फेट। अब अगर आप नहीं जुड़ेगा इसके साथ में जो CO2 जुड़ रही है किसके साथ में? रूबिलोज 1,5-B6 फॉस्फेट के साथ में। ये एक एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ती है और उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? रुबिस्को एंजाइम, जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए आपको केल्विन साइकिल कितनी बार चलाना पड़ेगा? 6 बार चलाना पड़ेगा। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो एक बार जब चलता है C3 साइकिल तब आपके पास में कितनी ऊर्जा चाहिए? आपको 3 2 ATP चाहिए और 2 क्या चाहिए? NADPH2। एक कार्बन को जोड़ने के लिए, बात को समझना, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। आपने एक कार्बन को जोड़ने के लिए ऊर्जा के रूप में आपको 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए। जब 6 जुड़ेंगे तब इनको 6 से गुणा करो। पहले ATP को 6 से गुणा करो, कितने हो गए? 18 ATP। फिर इसको 6 से गुणा करो, कितने हो गए? 12 NADPH2। तो ये आपको ऊर्जा चाहिए। अगर कुल ATP की बात करें तब NADPH2 को ATP में चेंज कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि NADPH2 एक का मान 3 ATP के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितने? 12 NADPH2, तो 12 गुना 3 कितना हो गया? 36 ATP हो गए। तो कुल ATP की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया यहाँ पर? 18 तो ये हो गई और 12 गुना 3 36 ये हो गई। तो 18 और 36 54 ATP कुल चाहिए आपको एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो C3 चक्र में एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कुल ऊर्जा कितनी चाहिए? 54 ATP। कैसे आई बात समझ गए ना? इन पॉइंट्स को ढंग से लिख के ढंग से देखना, तभी आगे वाला चक्कर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो अपन C3 चक्र की पूरी बात करेंगे, कैसे C3 चक्र होगा। आराम से एक एक स्टेप को ढंग से समझना। C3 चक्र को समझने से पहले आपको जो मैंने अभी जो पॉइंट्स लिखवाए हैं वो याद होने चाहिए ढंग से आपको। अब आराम से एक एक स्टेप को देखो कैसे C3 चक्र होगा। सबसे पहली बात, C3 चक्र जो है उसमें अपन बनाएंगे क्या? ग्लूकोज बनाएंगे। पहली बात याद रखनी है आपको। फिर ये होता कहां पर है? हरितलवा के स्ट्रोमा भाग में होता है। दूसरी चीज याद रखने वाली, फिर इस स्ट्रोमा भाग में एक एंजाइम की उपस्थिति में काम होगा, उसका नाम क्या है? रुबिस्को एंजाइम। समझ गई बात? उसके बाद में इसमें पहला स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? 3 कार्बन का PGA। उसके बाद में CO2 को सबसे पहले पकड़ने वाला पदार्थ इसमें कौन है? RUBP, राइबोज 1,5-B6 फॉस्फेट। इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक कार्बन ऐड करते हैं तब आपको 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए। आपको कितने कार्बन ऐड करने हैं? 6, तभी 6 कार्बन आएंगे, ग्लूकोज बनेगा। तो इसको 6 से गुणा कर दो, तो यहाँ तो हो गए कितने? 18 ATP और यहाँ हो गए 12 NADPH2। बात को समझिए ना? ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब एक एक चीज को ढंग से समझना प्यार से। इसमें 3 पद होते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो पद है उसको ही बोला जाता है कार्बोक्सिलीकरण। तो सबसे पहला पद हो गया कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कि यहाँ पर क्या जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा। तो कार्बन ऐड होगा। कार्बन का मतलब कौन जुड़ेगा? CO2 जुड़ेगा, पहला पद। दूसरा जो पद है उसका नाम क्या है? अपचयन। दूसरा पद हो गया अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ेगी। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन ऐड होगी। तीसरा पद जो होता है उसको बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तीसरा हो गया विकार्बोक्सिलीकरण। वी का मतलब होता है बाहर निकलना, कार्बन वापस बाहर निकल जाएगा। वापस कार्बन बाहर निकलते ही 5 कार्बन का आ जाएगा अपने पास। देखो सबसे पहले अपने को कार्बन जोड़ना है। जैसे आप CO2 जोड़ोगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे, फिर लास्ट में वापस कितना बचा है? 5 कार्बन का। ये बात समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे तब। यहाँ पर पहले इतना समझना, 3 स्टेप होती है C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में। पहली स्टेप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलीकरण, दूसरी को अपचयन, तीसरी को विकार्बोक्सिलीकरण। अब एक एक बता रहा हूं मैं।
तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलीकरण। तो सबसे पहली स्टेप हो गई कार्बोक्सिलीकरण। अपने पास में सबसे पहली स्टेप आई है कार्बोक्सिलीकरण, यानी कार्बन जुड़ेगी तो CO2 जो है वो जुड़ेगी, ये CO2 ऐड होगी। कितनी CO2 ऐड होगी? 6, क्योंकि अपने को बोला है एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना 6 बार घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर CO2 के अपने को 6 अणु जोड़ेंगे। CO2 के साथ में जल के भी 6 अणु काम में आएंगे। पहली चीज। अब ये कार्बन जो आप जोड़ रहे हो कार्बोक्सिलीकरण से अपने आप तो जुड़ेगी। पहली बात तो किसके साथ में जुड़ती है? तो अपन ने पॉइंट्स में लिखा है कि एक पदार्थ होता है, उसका नाम क्या है? RUBP। इसका नाम बोला था अपन ने, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। RUB राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट जो कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। तो शीघ्र रिसाइकल में सबसे पहला CO2 ग्लाइकोल है। एक नंबर का क्वेश्चन RUBP राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। इस राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में क्या जुड़ रही है? CO2 जुड़ रही है। कितने अणु CO2 के? 6 अणु। तो इसके भी कितने काम आएंगे? 6 काम आएंगे। इसके भी अपन 6 अणु काम में। तो 6 अणु के साथ में देखो 6 अपने पास में क्या है? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है और 6 क्या जोड़िए? CO2। 6 पहले CO2 इसमें जोड़ दिए, क्योंकि 6 अणु लेंगे तभी 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनता है ना। अब ये काम हो गया पहला कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें आपने क्या जोड़ दिए? CO2 को जोड़ दिया है। अब देखो आगे इस कार्बोक्सिलीकरण के बाद में क्या होगा? एक उत्पाद बनेगा, उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया, जिसको आपने क्या बोला था? PGA। ठीक है, ये होता है 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। अब एक चीज समझ में आती है, आप बोल रहे हो कि राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है, इसमें 5 कार्बन का जो है, इसके 6 अणु आपने लिए और 6 क्या जोड़ दी? CO2 जोड़ दी। तो उसको आपने क्या बोला? कार्बोक्सिलीकरण। पहली स्टेप बोल दी। अब इस कार्बोक्सिलीकरण के बाद में क्या हो रहा है? 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा है, जो इस प्रक्रिया का क्या है? प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो शीघ्र रिसाइकल का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या हो गया है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल हो गया है। लेकिन तो 3 कार्बन कार्बन 6 का, यहाँ अपने 5 कार्बन जिसके पास में एक CO2 और जोड़ दी, कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के 6 अणु हो गए ना। यहाँ पे 3 कार्बन आ रहा है, इसलिए इसके कितने अणु बन जाते हैं? 2। तो 2 अणु में एक में 3, दूसरे में 3, 6 कार्बन मिलेगी नहीं, हो गया 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन के अपने पास में क्या आ गए हैं? 2 PGA। 3 कार्बन का PGA, लेकिन इसके 2 अणु बड़े तो 6 कार्बन हो गए। यहीं 6 थे, ये भी 6 हो चुके हैं। समझ गए बात को? ये जो बनते हैं इसके कितने अणु बनते हैं? 12 अणु बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कितने अणु बनते हैं? 12। अब इसके बाद में क्या होगा? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो आपके था 3 कार्बन का PGA इसको बोला, इसके 2 अणु बन गए, जो क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी रिसाइकल का बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब क्या होगा इसके बाद में? इसके बाद में होगा फॉस्फोरिलीकरण। अब आपको पता है फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है? पीछे बहुत बार बता चुके हैं, फॉस्फेट का ऐड होना। फॉस्फेट कहां से आएगा? ATP से आएगा, क्योंकि ATP में क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फोरिलीकरण से इसमें जुड़ेगा बाद में ATP। तो यहां पर जब जुड़ता है तब 12 ATP काम आते हैं, यानी 12 ATP टूटेंगे और ATP के टूटने से क्या बनता है? ADP, और यहाँ पर फॉस्फेट अलग हो गया। अब जो ये फॉस्फेट अलग हुआ है वो इसमें जुड़ेगा, काम आएगा। और क्या होगा? यहाँ पर पहली और तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ जाता है। तो यहाँ होता है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, यानी पहली और तीसरी पोजीशन पे क्या जुड़ गया है? फॉस्फेट जुड़ गया है। तो यहाँ पर 12 अणु थे, इसके भी कितने होंगे? 12 अणु। बात समझने वाली क्या है?
यहाँ पर एटीपी काम आए हैं। तो सबसे पहले एटीपी कब काम आए हैं? 3 कार्बन का जो स्थायी उत्पादक फॉस्फोग्लिसरीक अम्ल है उसमें फॉस्फोरिलीकरण से क्या हो गया है, पहली और तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ने के कारण 1,3 डाई, दो हो गया ना, तो यहाँ पर डाई हो जाएगा, ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरीक अम्ल बन जाता है और 12 एटीपी काम आते हैं। समझ गए? 12 एटीपी काम है, इसलिए 1 और 3 पोजीशन पे जुड़ गए, कौन? फॉस्फेट जुड़ गए। उसके बाद क्या होगा, जो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरीक अम्ल आया है इसका क्या होगा, बाद में अपचयन होता है। अपनी दूसरी स्टेप आ गई। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ दिए। अब हाइड्रोजन कहां से आएगी, आपने पीछे पढ़ा है NADPH क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचित करने वाला। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आपको यहां चाहिए NADPH2। तो जो 12 NADPH2 थे वो यहां काम आते हैं और इनकी हाइड्रोजन काम आ जाती है। जैसे हाइड्रोजन काम आ जाएगी तो 12 NADP प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा था, आपको अगर याद हो BS सेकंड जब पढ़ा था, इसमें जुड़ी थी हाइड्रोजन, जो जल जुड़ा था उससे जो हाइड्रोजन आई थी, पीछे वाला भी देखना, जल से जो हाइड्रोजन आई थी उसके जुड़ने का यहाँ पर 12 NADPH2 बना था। अब यहाँ पर दूसरी क्या है, अपचयन है, इसलिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए अपचयन करने के लिए। हाइड्रोजन कहाँ से आई, NADPH2 से। तो 12 के 12 काम आगे हैं। और ऊपर जो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरीक अम्ल था, जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो वो बनेगा 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरीक अम्ल से क्या बन गया, अपचयन से 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, अम्ल से क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। समझ गए, ये बात समझने वाली है। इसके भी कितने अणु, 12 अणु। अब एक बात समझना, इसकी डिटेल जो है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आपके पास में आ गया है। इसके कितने अणु है, 12 अणु। इसके अलग-अलग अणु अलग-अलग जगह काम आते हैं। मैं आपको यहाँ इतना ही बताऊंगा जो बुक में दिया हुआ है, उसके बाद अपन पूरी चर्चा करेंगे क्लास के अंदर पूरी चीज की। 12 अणु कौन-कौन सा कहां काम है, यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 12 अणु थे उनमें से क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणु थे। इसमें से 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु काम आके और क्या बना लेंगे, ग्लूकोज। अपने को ये चाहिए था। फिर ये ग्लूकोज बाद में चलता है किसमें, सुक्रोज में, और सुक्रोज बाद में किसमें चलता है, स्टार्च में। तो अपनी बात तो मेन यही है कि 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु काम आके क्या बन गए, ग्लूकोज बन गया। अपने ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज बाद में सुक्रोज में, सुक्रोज बाद में स्टार्च में। स्टार्च पौधों के रूप में, पौधे के जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में सिद्ध होता है। तो ये अपने को चाहिए था। लेकिन होता क्या है, 12 में से 2 अणु तो काम आ गए यहाँ पर, देखो ठीक है ना। पूरी डिटेल क्लास में पढ़ेंगे अपन, यहाँ से जो बता रहा हूँ उसी को समझना है। यहाँ पर 2 चीजें और बढ़ती है। एक तो बढ़ता है 5 जाइलुलोज फॉस्फेट, क्या बनता है, 5 जाइलुलोज फॉस्फेट। इसके तो बनते हैं 4 अणु, ठीक है। और एक और बढ़ता है, उसको बोलते हैं 5 राइबोज फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, 5 राइबोज फॉस्फेट। इसके बढ़ते कितने अणु, 2 अणु। कितने बढ़ते हैं, 2 अणु। काम का यही होता है। देखो 12 में से 2 तो काम आ गए ग्लूकोज बनाने में, 6 काम आ गए अलग, जिसमें से 4 अणु बने 5 जाइलुलोज फॉस्फेट के और 2 अणु बने 5 राइबोज फॉस्फेट के। तो दोनों 5 राइबोज फॉस्फेट के बढ़ते हैं, इनसे आगे का काम होगा अपना। तो वो काम क्या होगा, तीसरी स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको, विकार्बोक्सिलीकरण। ये तीसरी स्टेप हो गई है विकार्बोक्सिलीकरण की, यानी कार्बन वापस बाहर निकल जाएगी। जैसे ही कार्बन वापस बाहर निकलती है तो पुनः अपना जो आया था वही वापस आ जाएगा, RUBP की पुनः उत्पत्ति हो जाएगी। सबसे पहले जिसको लेके चले थे ना अपन, वही वापस आ जाएगा पूरा का पूरा। जैसे ही विकार्बोक्सिल होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो RUBP पुनः है। अब ये RUBP पुनः आएगा, पहले आता है राइबुलोज, क्या आता है, राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट के रूप में। पहले आता है राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट, समझ गए, राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट।
फॉस्फेट ग्रुप में। इसके कितने अणु आएंगे? 6 अणु आएंगे। कितने आएंगे? 6। जैसे ही 5 राइबोज फॉस्फेट बना, इसमें 2 अणु बने, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते ही क्या हो जाएगा? राइबोबीपी दोबारा आएगा, जिसको अपन ने शुरू में लिया था। और राइबोज 5 मोनोफॉस्फेट, पहले एक ही है, मोनो मतलब एक ही फॉस्फेट है, वो 5 पोजीशन पे, लेकिन अपन ने सबसे पहले क्या किया था? 1 5 दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट चाहिए बड़े को, लेकिन अभी कितना है? 5 कर लिया है। इसके बाद में क्या होगा? वापस 5 क्या है? 1 पे और लाने के लिए फॉस्फेट चाहिए आपको, तो क्या होगा? फॉस्फोरिलीकरण होगा। क्या होगा? फॉस्फोरिलीकरण होगा। और फॉस्फोरिलीकरण से फॉस्फेट एक और ऐड हो जाएगा। अब फॉस्फेट ऐड होने के लिए आपको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो यहाँ पर 6 एटीपी और काम आते हैं। जैसे 6 एटीपी काम आएंगे, क्या आ जाएगा? 6 एटीपी प्लस आईपी, ये आ गया अपने पास में फॉस्फेट। तब इसके बाद में क्या आ जाएगा? वापस जो मैंने सबसे पहले लिया था, राइबोलोज 1,5-PC फॉस्फेट, यानी पहली और 5वीं पोजीशन क्या हो गया है? फॉस्फेट ऐड हो गया। ये आपका केल्विन साइकिल। अब एक चीज समझना है इसके अंदर, एटीपी कहां काम आए? पहला एटीपी 12 एटीपी काम आ रहे हैं जब क्या बन रहा है? पीजीए से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा है, 12 एटीपी काम आ गए। अब चेन में काम आए 12 NADH2, तो ये तो हो गए यहां पर 12 एटीपी। एक NADPH2 बराबर कितना होता है? 3 एटीपी। यहां कितने हैं? 12 NADPH2, तो 12 गुना 3 बराबर कितने एटीपी हो गए? 36 एटीपी। और यहाँ कितने हैं? अभी पढ़ा आपने 6 एटीपी। तो 6 और 12, 12 6 18, 18 और 36 कितने हो गए? 54 एटीपी अपने को एक ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए। दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ, ढंग से समझना चीज को। आपने बोला है सबसे पहली बात याद रखने वाली कौन कौन सी है कि केल्विन साइकिल या सीक्री साइकिल जो है उसको छिद्री क्यों बोला? क्योंकि इसमें पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का बनता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरीन का बनता है, इसलिए इसको बोल दिया छिद्री साइकिल। केल्विन ने खोजा, इसलिए केल्विन बेंजन साइकिल भी बोल दिया। फिर इसमें बनाते क्या है अपन? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो होता है C6H12O6, यानी 6 कार्बन वाला बनता है। अब ये होता कहां पर है? हरितगृह के स्ट्रोमा भाग में, क्योंकि क्या है ये? अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्ट्रोमा भाग में होती है। और इसमें एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम क्या है? रुबिस्को एंजाइम। और वो रुबिस्को एंजाइम कहां काम आता है? यहां पर जब कार्बन ऐड होती है उस टाइम काम आता है उसके अंदर। ये रुबिस्को एंजाइम काम आ जाता है यहां पर, ठीक है। सबसे पहला इसमें कार्बन को पकड़ने वाला कौन है? RUBP1,5-bis फॉस्फेट है। यहां पर एटीपी कितने काम आते हैं? 54, क्योंकि एक CO2 को ऐड करने के लिए आपको 3 एटीपी और 2 NADP चाहिए। आप 6 ऐड कर रहे हो CO2, कितने? 6, इसलिए 6 से गुणा करो, 18 और 12, समझ गए बात को? अब देखो सबसे पहले स्टेप होती है इसमें कार्बोक्सिलेशन की, कार्बन जुड़ता है CO2 ग्रुप में, फिर होता है अपचयन हाइड्रोजन जुड़ता है, फिर होता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है कार्बोक्सिलेशन। 3 स्टेप आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, लेकिन अपन को समझना क्या है कि कार्बोक्सिलेशन होता है सबसे पहला पदार्थ क्या होता है इसमें जो काम आता है? RUBP 5 कार्बन का, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट जो 5 कार्बन का है वो सबसे पहले आने वाला कंपाउंड है इसमें काम में। इसके 6 अणु अपन लेते हैं, जब इसके 6 अणु लेंगे तो 6 ही क्या लेंगे? CO2। ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। जैसे ही अपन 6 CO2 और जोड़ देंगे, कितने कार्बन जाएंगे इसमें? 6 कार्बन, क्योंकि 5 कार्बन का एक CO2 वाला कार्बन आ जाएगा तो 6 कार्बन का बन जाएगा। ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में इसमें क्या जुड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो 6 अणु जुड़ती है। यहां पर पहला इसका एक बात PG आ गया जो 3 कार्बन का होता है, अपने तो 6 कार्बन है इसलिए इसके कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। 3 कार्बन एक में 2 कितने जाएंगे? 6 कार्बन। इसके बनते कितने? 12 अणु। समझ गए बात को? उसके बाद में फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से क्या होगा? फॉस्फोरिलीकरण होगा, एटीपी जुड़ेगा, एटीपी चाहिए आपको, इसलिए 12 एटीपी यहां काम आते हैं। और 12 एटीपी जो काम आते हैं उससे बन जाता है बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। इसकी 12 बन गई। फिर क्या होगा? अपचयन में क्या चाहिए? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहां से आती है? NADPH2 से। तो 12 NADPH2 यहां काम आ गए और इस अपचयन से इसका क्या होता है? एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। 1 हट गया फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसराइड के बराबर अपने पास आ गए। अब इन 12 में से 2 बनाएंगे क्या? ग्लूकोज, जो अपने को चाहिए। अपने मेरे पास तो यही है ना, अपने को ग्लूकोज चाहिए, ये अपने पास में आ गए यहां पर, समझिए। ग्लूकोज से 2 स्टार्ट हो गया। और इसके 4 अणु होते हैं जो वो बनते हैं 5 जाइलोज फॉस्फेट, ये दोनों बनते हैं 5 राइबोज फॉस्फेट। 6 अणु बन गए ना अपने पास में। फिर इससे आगे जो स्टेप होती है उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकलेगी। इससे ये पूरी बात मैं आपको समझाऊं क्लास के अंदर किससे क्या होता है, क्यों होता है।
ये भी अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं मेन स्टेप भी बुक में इतना नहीं दिया हुआ है। बुक में सीधा इस जो अपचेन है उस अपचेन से वापस ये बनता है, इससे वापस रिडक्शन होकर क्या बनता है, ये बनता है। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि समझ में आ जाए, बाकी पूरी डिटेल अपन क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो दो बने 5 नाइट्रोजन फॉस्फेट की, इससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली उसको बोल दिया क्या हमने, विकार्बोक्सीलेशन, और RUDP अपने पास में दोबारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल 5 पोजीशन पे ही फॉस्फेट है, तो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट है, मोनो मतलब एक ही फॉस्फेट है, इसके छठों आ गए। अब अपने को 1 पोजीशन पे जोड़ना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोलिपिड जोड़ना है, एटीपी, तो 6 एटीपी यहां काम आते हैं, और वो एटीपी जुड़ता है फिर वापस पहली पोजीशन पे, तो अपने पास में राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट दोबारा आ गए 6। देखो 6 अणु है, केवल 5 पोजीशन पे लगा क्या फॉस्फेट 1 पे और जोड़ दे तो 6 की 6 पे जोड़ना पड़ेगा, 6 एटीपी काम आए, तो 6 की 6 1 पोजीशन पे लग गया। तब अपने पास में वापस आया RUDP 5 कार्बन वाला 6 अणु राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, फिर चक्कर दोबारा चलेगा। तो ये जो C3 चक्कर अपना है, इसको अपन ने क्या बोला, केल्विन साइकिल। इसमें क्या बनाया अपन ने, ग्लूकोज बनाया है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर एटीपी कितने काम आए, तो 12 और 6 कितने एटीपी काम आए, 18 एटीपी। अगर मुझे NADH2 कितने काम आते हैं, तो 12 NADPH2 काम आते हैं। अगर मुझे कुल ऊर्जा कितनी काम आती है, 18 एटीपी है, 12 एक NADPH 3 एटीपी बराबर, तो 12 गुना 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 36 एटीपी। तो कुल ऊर्जा कितनी जाएगी, 18 और 36 कितनी हो जाएगी, 54 एटीपी अपने को चाहिए एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए। ये था C3 साइकिल। अभी जो पढ़ रहे हैं अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर होने के बाद में 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में पूरा एक अपन शॉर्ट वीडियो 1 घंटे का बनाऊंगा, उसमें केवल आपकी पूरी सब मेन में जो टॉपिक है उनकी जरूरत तब तक आपको पूरा तैयार करके रखना है। C3 साइकिल अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन पढ़ेंगे C4 या H से लेके साइकिल अपने नेक्स्ट वीडियो में।